नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास को दोहराने के क्रम में इस समय हम मध्यकाल की यात्रा कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत को एक एक करके देख रहे हैं। शुरुआत होती है इस्लाम के उदय से और वहां से हमने कालक्रम और घटनाओं को देखा। फिर भारत में इस्लामिक प्रवेश किस प्रकार से होता है, बाहर से कैसे आक्रमण होते हैं, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में हमने गोरी और गजनवी को देखा और यहाँ पर गजनवी के बारे में चर्चा चल रही थी। हमने देखा कि महमूद गजनवी, जो कि एक आक्रमणकारी या लुटेरे की हैसियत से भारत में आता है, वह वास्तविक रूप में काफी विद्वान रहता है और जितना वो विद्वान रहता है उतना ही विद्वानों का सम्मान भी करता है। ये उसके अंदर का गुण था और उसका सबसे बड़ा अवगुण था उसका लालच। तो गुणों की चर्चा यहाँ हो रही थी और उसके आगे का हमें देखना था। यह जो वीडियो लेक्चर है यह हिंदी भाषा का है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाला देखना चाहते हैं तो वह भी जो सीरीज है वो पैरेलल रूप से चल रही है और दोनों की वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आप शुरुआत कर लीजिए। देखिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ये जो चांदी के सिक्के जारी करवाने वाला काम है ये गजनवी के द्वारा किया जाता है। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। मुद्रा लेख का मतलब क्या है? किसी मुद्रा पर खुदे हुए अक्षर। किसी भी भाषा में किसी मुद्रा पर, यानी कोई करेंसी है, उस पर खोदे गए या लिखे गए अक्षर जो होते हैं वो मुद्रा लेख कहलाते हैं। अब इसकी जो मुद्रा थी, इसके जो सिक्के होते थे, उस समय नोट नहीं होते थे बल्कि सिक्के होते थे, वही मुद्राएं होती थी, अलग अलग धातु के वो होते थे। तो यह जो मुद्राएं थी इस पर अलग अलग भाषाओं में दोनों तरफ कुछ न कुछ लिखा था। तो जो ऊपरी भाग था, यानी जो हेड था सिक्के का, उस पर अरबी भाषा में मुद्रा लेख अंकित था, यानी जो कुछ लिखा था उसकी भाषा क्या थी? अरबी थी। और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में, यानी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर इसकी जो विषयगत रुचि है उसकी झलक प्राप्त होती है। और सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। यहाँ एक संस्कृत का पूरा वाक्य है और यह वाक्य इसकी महिमा का मंडन करता है। अवयक्तमेकम, यहाँ आप देखिए, अवयक्तमेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद, ये पूरा इनका नाम है। मतलब ये उपाधि के साथ अपनी प्रभुत्ता को बढ़ाने का जो परिचय है वो यहाँ दे रहा है। और उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लिपि देवनागरी थी। संस्कृत भाषा को दो लिपियों में इस्तेमाल किया गया है। मतलब प्रारंभिक जो संस्कृत है उसमें ब्राह्मी लिपि आपको दिखाई देती है, लेकिन बाद में इसमें देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होने लगा और देवनागरी लिपि जब इसमें इस्तेमाल होने लगी तो यहीं से हिंदी के लिए रास्ता बनने लगा। हिंदी का यहीं से विकास आरंभ हो जाता है। फिलहाल पूर्ण रूप से विकसित इस समय नहीं होती है। यहाँ पर इसके जो सिक्के थे उस पर दो भाषाओं में अक्षर अंकित होते थे, मुद्रा लेख लिखे होते थे, एक तरफ अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत में। और संस्कृत में क्या लिखा होता था ये आपने देखा। इसके बाद मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, इनका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, वैसे हम लोग मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। ये 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीतता है। कैसे जीतता है ये आपने पिछले वीडियो में सुन रखा है। राय पिथौरा को ये हरा देता है धोखे से और उसके बाद यहाँ पर राजपूतों की शक्ति का पतन हो जाता है और इसका पैर जो है उत्तर भारत में जम जाता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है 1175 में मुल्तान पर। पहला शिकार ये मुल्तान को बनाता है और 1205 ईस्वी तक ये बराबर साम्राज्य का विस्तार करते हुए लगातार भारत पर चढ़ाई करता रहता है, मतलब भारत पर हमला करता रहता है। और इसके साथ साथ सिर्फ साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि पहले से जीते हुए राज्य की रक्षा करना, ये भी इसका एक पर्पज होता है। इस उद्देश्य से भी ये काम करता है। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां पर यह हार जाता है। अहिंदवाड़ा का राजा रहता है मूलराज द्वितीय और ये बड़ी बहादुरी से इसका सामना करता है और इसे पराजित कर देता है। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उसकी योग्य साहसी विधवा मां रहती है नायिका देवी, वो मतलब भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय, ये नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो ये जो शासक होते हैं और यहाँ की नारियां भी काफी प्रबल होती हैं। तो ये माताश्री है, इनका नाम है नायिका देवी, यह भी यहाँ सेना का नेतृत्व करती है और माउंट आबू के पास गोरी को पराजित किया जाता है। यह गोरी की पहली भारत में पराजय थी। इससे पहले वो हारा नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ भी जीत लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो शक्तियां होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं और वो इसका दांत खट्टा कर देती हैं। इसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान इसे इसकी हैसियत बताते हैं और तराइन का युद्ध होता है, पहला युद्ध। बहुत घमासान युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और वो घायल भी हो जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे घायल करके छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो निहत्था रहता है। और राजपूत राजाओं की एक विशेषता होती है कि वो किसी
निशस्त्र पे वार नहीं करते, जिसके हाथ में हथियार ना हो उस पर प्रहार नहीं करते, ये नीति के विरुद्ध माना जाता है। वो धोखा नहीं करते, सामने से पीठ पीछे वार नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वो गोरी को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं वो शिकायत करते हैं कि इसे मार देना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो पराजित होते हैं बाद में। लेकिन वहाँ पर नीतियाँ जो है वो आड़े आ जाती हैं और बाद में जयचंद के इन्विटेशन पे ये फिर से आता है 1192 में और धोखे से जीत हासिल करता है। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और यहाँ पर ये जीत जाता है और इस प्रकार से उत्तर भारत में जो राजपूत शक्ति थी उसका अंत हो जाता है। मतलब ये मूल स्तंभ थे और यही यहाँ नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जो गढ़वाल राजा है जयचंद, इनके बीच में होता है। गढ़वाल वंश का ये अंतिम शासक था, इसके बाद ये वंश ही समाप्त हो जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ शत्रुता रखता था और ये सोच रहा था कि मोहम्मद गोरी को इसने सहयोग दिया है, उसके साथ अच्छा भाव दिखाया है, तो ये इसे सपोर्ट करेगा, मतलब इसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन होता है उल्टा। चंदावर जो कि फिरोजाबाद जिला है, ये यमुना नदी का तट है, मतलब नदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये लड़ाई होती है, इसीलिए इसका नाम है चंदावर का युद्ध। स्थान का नाम जो होता है उसके आधार पर लड़ाइयों का नाम रखा जाता है। जैसे आपने हल्दी घाटी देखा है, खानवा का युद्ध देखा है, चौसा का युद्ध देखा है, प्लासी और बक्सर का युद्ध आप आगे देखेंगे। तो ये सब चीजें मतलब स्थान के नाम पे लड़ाइयों का नाम होता है। तो वैसे ही यहाँ भी है चंदावर का युद्ध, ये मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंशीय अंतिम राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। और मोहम्मद गोरी के जो सिक्के होते थे उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति गुदी हुई होती थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ होता था। तो एक तरफ सिक्के पे कलमा होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे खुदी हुई होती थी। इसके बाद गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता या इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। ये जो इक्ता प्रणाली थी ये यहाँ पर विकसित होती है, इसकी विस्तृत चर्चा आगे होनी ही है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के अपने कोई संतान नहीं थी तो उसके गुलाम ही उसका जो कार्यभार था उसको संभालते थे और यही बाद में उत्तराधिकारी भी बनते हैं। तो ये युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभालने का जिम्मा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास रहता है, सुल्तान की हैसियत से भी और बिना सुल्तान बने भी, दोनों ही रूपों में। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ये तुर्क थे और तुर्क साम्राज्य का यहाँ से विस्तार होता है। इसके बाद बिहार और उत्तरी बंगाल, यहाँ की विजय के बारे में गौरी मतलब गोरी यहाँ पर है, तो गोरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर बिहार और उत्तरी बंगाल में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उधर ही देख भी नहीं रहे थे। ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र को ही, यानी पश्चिमोत्तर प्रांत जो था और उत्तर क्षेत्र जो था उसको ही जीत कर खुश थे, मतलब उतने में ही मगन हो गए थे। तो इस कार्य को गोरी के गुलाम और गुलाम में साधारण वाले मतलब साधारण दास की हैसियत थी और इनका नाम है मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, जिसे कि आप बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। तो ये करता है, मतलब ये अलग से अपनी विचारधारा रखता है और ये जाके बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है उसको जीतने का काम करता है। उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन रहता है और बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ये तोड़वा डालता है, एकदम नष्ट भ्रष्ट करवा देता है, समाप्त करवा देता है। और उसी प्रकार से बंगाल में सेन वंश का अंत हो जाता है, लक्ष्मण सेन को ये पराजित करता है। तो ये सब चीजें हैं। मतलब यहाँ पर गोरी और ऐबक का कोई ध्यान नहीं था, तो उनका जो और दास था, बहुत सारे दास और गुलाम ये गोरी ने पाल रखे थे। तो उन्हीं में से एक था बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम यहाँ दिया है मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो ये बंगाल और बिहार को, बंगाल का कुछ हिस्सा और बिहार को जीतने का काम करता है। आगे आप देख रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर वहां की जो राजधानी थी तत्कालीन ओदंतपुर या उदंतपुर, उसको कब्जे में ले लेता है, उसका नाम भी बदल देता है। इसके बाद 1204 से लेकर 1205 का जो समय है, इस समय ये बंगाल पर आक्रमण करता है। ये सब बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जा रहा है। और उस समय वहां पे सेन वंश का शासन था और सेन वंश का जो अंतिम राजा था वो था लक्ष्मण सेन, और ये बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। असल में जब आक्रमण की सूचना मिलती है तो उस समय राजा यज्ञ करवाने लगता है। यहाँ बेवकूफ़ी का जो प्रमाण है वो आप देख लीजिए, मतलब यज्ञ और पूजा पाठ उस समय शुरू कर देता है कि इससे बला जो है वो टल जाएगी। दुश्मन आपकी सीमा पर खड़ा है और आप पूजा पाठ या मनौतियां मानने में लगे हुए हैं। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। और यहाँ ये चाहता था कि ईश्वर आए और साकार रूप लेकर बख्तियार के साथ युद्ध करें और उसके बाद इसे जीत हासिल हो। इस प्रकार की इसकी विचारधारा थी। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, आलसी लोगों का साथ कोई नहीं देता, और यही इसके साथ होता है। अंत में इसकी पराजय होती है और ये भाग जाता है। और पराजय क्या होती है, ये पलायन कर जाता है पहले ही डर कर। बाहर लंबी चौड़ी सेना देखता है तो ये पीछे के दरवाजे से निकल जाता है।
इसके बाद जब राजा ही भाग गया तो साम्राज्य बिखरना तय है। तो पूरा साम्राज्य अनाथ हो जाता है और यहाँ पर तुर्की सेना जो राजधानी थी नदिया, वहां पर प्रवेश करके बुरी तरह से लूटपाट करती है। औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतारती है। मतलब यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति होती है, बहुत लूटपाट और हिंसा पैदा होती है। और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब नगर वासियों के पास और कोई विचार या विकल्प नहीं बचता है। इसके बाद लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिणी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। दक्षिणी बंगाल वाला जो क्षेत्र था ये थोड़ा सा दुरूह था। मतलब उस समय तुर्कों के लिए या जो बाहरी लोग थे उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता था। तो यहां पर जाकर ये छिप जाता है कायर, और वहां पर राजा बनके कुछ समय तक शासन करता है, लेकिन वो भी लंबा समय नहीं था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, यह एक अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में हमने पीछे देखा है, तो ये था कौन इसके बारे में बताया गया है। यह एक अरबी था और यह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। मतलब उनसे रिश्तेदारी थी, इसकी भतीजा भी था और इनकी बेटी का पति भी था। जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया उस समय इसकी आयु मात्र 17 साल की थी। आप देख लीजिए कितनी कम उम्र में इसने ऐसा किया। तो ये उसकी विशेषता थी, उसकी योग्यता थी। और आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो जितने भी शासक या जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं रहे हैं। उनकी आयु ऐसा नहीं कि बहुत अनुभवी रहे हो या उनके पास युद्ध का बहुत ज्यादा अनुभव हो, लेकिन उनके अंदर कौशल था और उसी के बदौलत वो जीतते हैं। और कुछ षड्यंत्र भी होता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल का था। और गजनी वंश का जो संस्थापक था ये आपने पीछे देखा है, अलप्तगीन था। और गजनी वंश को ही ये गजनी वाला क्षेत्र था और गजनी इनकी राजधानी भी थी। गजनवी वंश भी इसको कहा जाता है। इसे यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। तारीख ए यामिनी, आप ग्रंथ का नाम सुने होंगे। तो तारीख ए यामिनी में क्या है, गजनी वंश का इतिहास है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। हिंदू शाही हिंदू कुश पर्वत के नाम से यहाँ राजवंश का नाम रखा गया है। और इस हिंदू शाही राजवंश का भी जो शासन है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल होता है और इसका परिणाम क्या होता है, इससे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है, ये आप जानते हैं। और भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने में जो पहला श्रेय है, मतलब सफलता पाने में जो पहला श्रेय है, वो गजनवी के शासक सुल्तान महमूद को दिया जाता है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सम्राट था, मतलब पहला मुस्लिम शासक था। और भारत में राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त होता है। प्रवेश पाने वाला ये पहला था, लेकिन इसका उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था बल्कि लूटपाट करना था, ये आप जानते हैं। जबकि भारत में साम्राज्य विस्तार की हैसियत से या उस पर्पज से आने वाला जो यहाँ शासक है वो मोहम्मद गोरी है, जो कि संसबनी वंश से संबंधित है। इसकी डायनेस्टी का नाम क्या है, संसबनी है, ये याद रखिएगा, डायनेस्टी का नाम। और बाद में मोहम्मद गोरी के ही जो गुलाम है वो यहाँ पे गुलाम वंश की नींव डालते हैं और वहां से सल्तनत का जो दौर है वो शुरू होता है। इसके बाद भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, ये तो सही बात है। और उसके बाद उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना, ये तुर्कों के विरुद्ध असफलता का सबसे बड़ा कारण था। उत्तर भारत में एक ही शक्ति का स्तंभ उस समय था, पृथ्वीराज चौहान, जो कि ढह जाते हैं, मतलब उनका समापन हो जाता है। और उसके बाद रास्ता साफ, और उस साफ रास्ते पर ये जो तुर्क सेना है ये विजय हासिल करती है। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकारों के मत हैं, उन्हें देख लीजिए। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि राजनीतिक एकता का अभाव, राजनीतिक संगठन का अभाव, एकजुटता का अभाव, सामाजिक विभेद, समाज में काफी भेदभाव था, मतलब ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था। इसके अलावा ब्राह्मणवाद का उत्थान, ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब ब्राह्मण अपने आप को यहाँ पर ईश्वर मानने लगे थे। और इसके चलते जो बाकी वर्ग या वर्ण थे उनमें हिंसा और नफरत पनपती है, वो इनसे घृणा करने लगते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो इसी वजह से धर्मांतरण यहाँ बहुत तेजी से होते हैं। धर्म का जो परिवर्तन है उसमें कुछ तो बलपूर्वक करवाए गए थे और कुछ जो धर्म का परिवर्तन है वो इस वजह से भी होता है। मतलब यहाँ पर जो तत्कालीन हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। आपने इससे पीछे देखा है कि शंकराचार्य के समय में जो बौद्ध धर्म का प्रसार था वो इसी वजह से तेजी से फैलता है। गौतम बुद्ध ने एक विकल्प लोगों को दे दिया। गौतम बुद्ध का जो विकल्प था वो क्या था, बौद्ध धर्म था। वो हिंदू थे शुरुआत में, लेकिन बाद में उन्हें असंतोष उत्पन्न होता है जीवन से और वो निकल पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तपस्या करते हैं तो, और जो जानकारी वो प्राप्त करते हैं उसको लोगों में प्रचारित करते हैं एक धर्म की स्थापना करके। और बौद्ध धर्म समानतावादी था, उसमें सभी को एक समान निगाह से देखा जाता था। इसके विपरीत तत्कालीन जो सनातन सभ्यता या हिंदू धर्म था उसमें वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी, ऊंचा वर्ण और नीचा वर्ण और उसके हिसाब से बहुत बड़ा भेदभाव, ये सब होता था। तो लोग आसानी से बौद्ध बनने लगे
और भी कई कारण थे, लेकिन ये भी एक कारण था। और ठीक वही चीज यहाँ भी हो रही है। बाद में शंकराचार्य वहां लाठी लेकर खड़े होते हैं, तो जो सनातन सभ्यता है वो एक बार फिर से जीवित होने लगती है और बौद्ध धर्म के पैर यहाँ से उखड़ जाते हैं। लेकिन वो बाद की बात है। अब यहाँ पर जो मध्यकाल का दौर है, इसमें भी यही ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ जो श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, इनका ऐसा कहना था कि जो समाज में भेदभाव था, धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव, वो लोगों को हिंदू धर्म की ओर से मोड़ रहा था। और ऐसे में इन्हें जब इस्लाम का विकल्प दिखाई देता है, इस्लाम में समानता थी, ये अच्छाई थी इसकी, तो ये इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं और थोड़ा सा इन्हें आग्रह करना होता है, ये इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। और जो खुद से स्वीकार नहीं करते उनसे बलपूर्वक परिवर्तित कराया जाता है। इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। तो ये तत्कालीन परिस्थितियां थी। इसके अलावा नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की जो रणनीति थी वो कुशल थी। ये कुशल रणनीतिकार थे, ये एक अच्छी चीज है और इस वजह से ये जीतते हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। पहले रणनीति और उसके बाद तब उस पर कार्य किया जाता है और ये काम तुर्कों ने बखूबी किया। इसके बाद सैनिक संगठन भी इनका काफी अच्छा होता था, युद्ध प्रणाली इनकी मजबूत होती थी। ये सब चीजें जो थी ये तुर्की सफलता के मूल कारण थे। मतलब कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। उन सारे कारणों को या उन सारी वजहों को जानना आवश्यक है। इसके बाद संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के ये महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ये आपने पिछले वीडियो में देखा है कि चांदी के सिक्के होते थे, उस पर संस्कृत मुद्रा लेख होते थे, मतलब संस्कृत भाषा में खुदे हुए अक्षर होते थे। एक तरफ अरबी भाषा में कुछ कलमा होता था और दूसरी तरफ जो था वो संस्कृत भाषा में महमूद गजनवी की महिमा गाई गई रहती थी। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो ऊपरी भाग होता था उस पर अरबी भाषा में कुछ मुद्रा लेख होता था, यानी कुछ अक्षर गुदे हुए होते थे, और जो पीछे का हिस्सा होता था यानी जो टेल वाला पार्ट होता था उसमें संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में, देखिए संस्कृत भाषा का जो शुरुआती लिपि वाला प्रक्रम है उसमें हम ब्राह्मणी को देखते हैं, लेकिन बाद में संस्कृत में सरलता आती है और ये देवनागरी लिपि के रूप में लिखी जाने लगती है और यहीं से हिंदी का उद्भव होता है। तो फिलहाल यहाँ देवनागरी लिपि में इस पर अंकन था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था वही जो आपने पीछे देखा, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरपति महमूद। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर लिखी गई थी और इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था। मतलब ये तो मध्य भाग में लिखा गया था संस्कृत की लिपि में, मतलब देवनागरी लिपि में, इसे बीच भाग में लिखा गया था और किनारे किनारे क्या लिखा गया था, अव्यक्तिता नाम अयाम। यहाँ आप शब्द देख लीजिए, थोड़े कठिन है। अव्यक्तिता नाम अयाम टनकम हतो महमूद पुर समंतो, यहाँ 418 यानी 418 ये संवत दिया हुआ है, मतलब सन दिया है। चांदी के सिक्के यानी दिरहम का जो वजन होता था वो 3 ग्राम का होता था। मतलब कुल मिलाकर यहाँ जो बात है वो ये स्पष्ट होती है कि चांदी के सिक्कों को उस समय दिरहम कहा जाता था और दिरहम पर एक तरफ अरबी भाषा में जो ऊपर का हिस्सा होता था उस पर अरबी भाषा में कलमा होता था और पीछे का जो हिस्सा होता था उस पर बीच भाग में ये अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद इस प्रकार के शब्द होते थे और किनारे किनारे जो टकसाल होती थी, टकसाल का मतलब जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता था, और इसके ढालने की तारीखें ये सब संस्कृत की जो लिपि थी देवनागरी उसमें अंकित होती थी और इसका वजन अच्छा खासा था, 3 ग्राम के सिक्के होते थे, वजनी होते थे। इसके बाद 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, 1191 में पहला होता है, ये दूसरा वाला है। इसमें हम देख रहे हैं कि क्या परिणाम निकलता है, तो ये परिणाम पे चर्चा यहाँ नहीं करनी है। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया। यहाँ पर ये भागने का प्रयास करते हैं ऐसा कहा गया है, लेकिन जो प्रामाणिक साक्ष्य हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रामाणिक साक्ष्य ये बताते हैं कि वीरतापूर्वक युद्ध कर रहे थे। तो ये सब इतिहास की बातें, लिखित साक्ष्य जब बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध ना हो या सुनी सुनाई बातों की बहुलता हो तो ऐसे में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ये भागने का प्रयास करते हैं ऐसा यहाँ दिया हुआ है। और सुरसती जो कि सिरसा नाम का स्थान है, हरियाणा राज्य में पड़ता है, वहां इन्हें बंदी बना लिया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं, लेकिन इसमें हसन निजामी का मत ही स्वीकार किया जाता है। हसन निजामी का जो कथन है उसमें यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ गोरी जो है वो अजमेर जाता है, या ये कह सकते हैं कि गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान को ले जाया जाता है अजमेर, और वहां पर गोरी की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब इसने विद्रोह करने और षड्यंत्र करने का काम किया तो इसे मृत्युदंड दे दिया गया और यह युद्ध भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं और कुछ सकारात्मक भी हैं, लेकिन सकारात्मक जो पक्ष है वो ज्यादा प्रबल है। यहाँ पर ये राजपूत सत्ता के अंतिम और आखिरी स्तंभ के तौर पे देखे जाते हैं, ये बात है। और इसके बाद जो तुर्कों का रास्ता था वो साफ हो जाता है।
इसके बाद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। ये इसमें खास बात है। इससे पहले हमने गजनवी के सिक्कों को भी देखा, वहां पर भी इस प्रकार का मिला जुला जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो दिखाई देता है। तो यहाँ तक गोरी और गजनबी पर और तत्कालीन जो राजपूत और यहाँ के स्थानीय शासक थे उन पे पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। इसकी नींव कैसे पड़ती है? तो मोहम्मद गोरी के गुलामों के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले तो ये बाकी जो योग्य गुलाम रहते हैं उनके साथ संघर्ष करता है और अपनी सत्ता को स्थापित करता है। तो यहाँ से गुलाम वंश का जो आरंभ है वो होता है। और इसकी उपाधियां देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये लाख बख्श है, पीर बख्श है, इसके अलावा हातिम द्वितीय और कुरान ख्वां, इस प्रकार की सम्मानित उपाधियों से ये अपने आप को विभूषित करता था या इसे दी गई थी। तो गुलाम वंश पर चर्चा ये अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।